आज हम TFR 2022 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो TFR 2022 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसी भी बुक में रहता है, ठीक है। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम से रिलेटेड है, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शंस। पहला बोला गया है कि xy belongs to r square such that x product of xy equal to 1 is connected and the same set है, लेकिन ये एक्स वाई का एलिमेंट है, सी स्क्वायर का एलिमेंट है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा नहीं कनेक्टेड है। हमें बताना है कौन सा असर्शन सही है और कौन सा गलत है। पहले वाले के लिए बड़ा ही आसान है, अगर आप इसको ज्योमेट्री से सोचें तो देखें। पहला वाला सेट अगर आप देखें, एक्स वाई is an element of r square such that xy is equal to 1। तो इसको मैं अगर प्लॉट करूं, छोटा ग्राफ बनाता हूं मैं इसका। ये इसका ग्राफ है, आप लोग जानते हैं इस तरीके से आता है कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइन सीधी हो जा रही है। इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बनाया तो आप समझ गए होंगे, ग्राफ तो आपने देखा ही होगा, y इज इक्वल टू 1/x का। तो आप देखें तो यहाँ के दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन नहीं कर सकते किसी पाथ से, है ना। तो ये सेट डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, दूसरा सेट हमें दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू सी स्क्वायर। इजाज, ये कनेक्टेड है या नहीं, आपको क्या लगता है? इज कनेक्टेड। क्यों कनेक्टेड है? ये डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्यों कनेक्टेड है वो देखिए। इसलिए कनेक्टेड है, लेकिन आप अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स में तो आप ग्राफ खींचेंगे नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का आप ग्राफ तो खींच नहीं सकते ना, ये भी तो आपको पता होगा। दूसरा कि इसको कैसे कर सकते हैं आप, आपको पता होगा कंटिन्यूअस फंक्शंस की आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्या, इमेज ऑफ अ कनेक्टेड सेट अंडर अ कंटिन्यूअस मैप ऐसा आपने पढ़ा होगा। मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, एफ सी में से 0 एलिमेंट बाहर कर दीजिए। सी क्रॉस सी में फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो फंक्शन है क्या, जो जेड को कहां सेंड कर रहा है, which sends z to this element z1/z। this is कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसलिए कंपोनेंट वाइज कंटिन्यूअस है, यानी कि एज अ फंक्शन फ्रॉम सी 0 से सी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, दोनों कंटिन्यूअस हैं इसके फंक्शंस। तो ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है ये कंटिन्यूअस होगा, राइट। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो आप मुझे बताइए कि सी में से अगर हम 0 एलिमेंट माइनस कर दें तो वो कनेक्टेड रहता है ना, क्योंकि पूरा सेट स्टिल कनेक्टेड है, पाथ कनेक्टेड है, और भी केवल 0 ही तो आपने हटाया है। ये आपका सी है, इसमें से आपने 0 एलिमेंट निकाल दिया, ये पंक्चर डिस्क है आपकी। तो आप पाएंगे जो आपके पास सेट है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड सेट। इसकी इमेज क्या होगी, इमेज ऑफ दिस सेट अंडर दिस कंटिन्यूअस फंक्शन इज द सेम सेट विच इज गिवन टू यू। ऐसे दो, ऐसा एलिमेंट है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट, ये भी कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट, जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 1 हो, राइट। वही तो है इसकी इमेज, अगर देखो तो, है ना। देखो, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो इसलिए ये भी
क्या आनी चाहिए, कनेक्टेड आनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न इस क्वेश्चन में? सब समझ पाए हैं कैसे करना है? ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके साइलेंट का मतलब समझता हूँ कि आप समझ पाए हैं। मैं अगला क्वेश्चन करूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 0-10? अब मान लीजिए मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि आपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को आप पहली बार देखेंगे। आप इसको क्वेश्चंस को करते हैं, पहले तो आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वगैरह तो पढ़ के गए होंगे ना एग्जाम में जब आप जा रहे होंगे। तो देखिए, अब आपको दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि इसका आप ग्राफ जानते हो और इसका भी ग्राफ प्लॉट करें और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं देख लें। लेकिन आप इसका तो जानते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसका आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, इसका नहीं जानते तो आप ग्राफिकल मेथड वो आप ना कर सकेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। देखो, हम इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। इसके रूट्स x² / 50 माइनस cos x/2 +2 - x, इसके जो भी रूट्स होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, है ना। तो अगर देखो आप f0 की वैल्यू क्या आ रही है, अब हम इसे किससे करेंगे, पूरे रियल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, f0 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये 0, ये भी 0 और 2 -1 = 1 आ रही है। दिस इज ग्रेटर देन 0। अब अगर आप f10 देखें, f10 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 + 2 cos5 - 10। तो आप मुझे बताइए ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी ना, लेस देन 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी क्वांटिटी मिलाकर 10 से बड़ी तो हो नहीं सकती, है ना। तो इसलिए ये नेगेटिव ही आनी है। तो अब कौन सी थ्योरम याद आएगी हमें, बोलो, बाई दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप लोग नहीं बताओगे कौन सी थ्योरम से इसका एक रूट होना चाहिए, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। f(x) इज 0 फॉर सम किसी c के लिए, फॉर सम c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इट मींस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक तरीका वन रूट जांच करने के लिए क्या होता है कि इसका आप डेरिवेटिव देखो, ये फंक्शन क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्या ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना। क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा एक ही बार 0 होगी वैल्यू, क्यों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो डेरिवेटिव देखते हैं फिर हमें पता चलेगा कि क्या इसके सॉल्यूशन ये है या नहीं, या कोई दूसरा तरीका है डेरिवेटिव से यह देखने का। तो f' अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, x/25 प्लस sin x/2 हाफ -1। देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि f' ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ऐसा कुछ पूछूं तो आप कुछ बता सकते हैं मुझे इस बारे में सोचकर, क्या ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, क्या ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। देखो, आप में से कोई बताना चाहता है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। क्या आप देखकर बता सकते हैं f' लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कुछ भी ऐसा हो रहा है। केवल इस इंटरवल में देखना है आपको और कहीं नहीं देखना। नो आइडिया। देखो, अब हम केवल इन दो को देखें, अगर इन दो को देखो केवल, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस पार्ट की, इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू 10/25,
है ना, और दूसरे वाले की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1/2। ये जो अधिक से अधिक हो सकता है ना, यही तो हो सकता है 10/25 और 1/2, इससे ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ सकती इसकी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 21, इसको सॉल्व करो 2/3 2/5 प्लस 1/2, so 4 plus 5 by 10, it is 9/10। okay, so it is less than 1। देखो, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी देखा, वो भी 1 से बड़ी नहीं हो रही है। 1 से बड़ी नहीं हो रही है तो ये वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, तो ये क्वांटिटी कभी पॉजिटिव नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये कभी पॉजिटिव नहीं आएगी इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या होगा, f dash x has no root in 0 10, क्योंकि हमेशा नेगेटिव है इस इंटरवल में। अगर इस इंटरवल में कोई रूट नहीं है f dash x का, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा पूजा बोलो? ओनली वन रूट वाई? एफ एक्स का, रोल्स थ्योरम। गुड। fx cannot have more than one root इन दिस इंटरवल, रोलेस थ्योरम। हाँ, क्योंकि रोलेस थ्योरम क्या कहती है, आपने देखा होगा, अगर किसी भी फंक्शन के दो रूट्स होते हैं अलग अलग, तो उसके बीच में एक डेरिवेटिव का भी रूट होता है ना, उसका एप्लीकेशन है रोलेस थ्योरम का ये। तो अगर इसका कोई रूट ही नहीं है, तो इसका मतलब fx के पास एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, क्योंकि एक से ज्यादा जैसे ही रूट हो जाएंगे फिर इसका भी एक रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके पास मैक्सिमम क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल 1, केवल 1। ठीक है, वैसे आपको रेड की वजह से दिख रहा होगा 1 तो है। चलो, अब बताओ, ये सब समझ में आया ना सबको? 4, चलिए 4 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो लीनियर अलजेब्रा तो डिफिकल्ट नहीं होती है अधिक, तो आप मुझे बताएं कि इसको आप सोल्व कर सकेंगे? लीनियर अलजेब्रा को कोई बताना चाहेगा, इसके क्या कर सकेंगे हम, इसको कैसे सोल्व कर सकेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी हुई है हमें। चलो, सी एच ए एक्स इक्वल टू टी टू दी पावर 4 माइनस टी। वैसे मैंने आपके लिए छोड़ देना चाहिए था, चलो आप पेस्ट कर दिया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर? सब जानते हैं कि अगर ए की हमें करेक्ट आइगन वैल्यूज पता है, तो हम किसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। और आइगन वैल्यूज हमें पता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम बता सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए की दी गई है आपको, इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करें तो ये टी क्यूब माइनस 1, फिर ये हो जाएगा टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है ये? चलिए, तो यहां से आपके जो रूट्स आइगन वैल्यूज आएंगी टी इक्वल टू 0 1, और इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर इज 0 1 का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज 1, सो ओमेगा। तो दिस इज सेम आइगन वैल्यूज आ गई, तो सेम आइगन वैल्यूज आ गई तो सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पहला वाला सही है। वैसे आपको ही ये करना चाहिए था, चलो हो गया। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सोचना कैसे है, देखो आपको v क्या दिया है, मैं इसको v को पीएनआर लिखता हूँ। पीएनआर का मतलब आप समझते ही होंगे सब, ये ऐसे पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है जिनकी डिग्री क्या है, n या n से छोटी। लेकिन इसमें आपको वेक्टर स्पेस कोई और दिया है, उसकी डायमेंशन पूछी है। ठीक है, तो आप इसको गलत तरीके से ना करें, कई बार हम गलत समझ लेते हैं। देखिए पूछा हमसे क्या है, आपको पता होगा कि
V से V में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ V। ठीक है, उसने बोला भी है, देखो, लेट एंडोमॉर्फिज्म, इसका मतलब है आर एंडोमॉर्फिज्म डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू इटसेल्फ। V से V में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या बनाते हैं, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा लीनियर अलजेब्रा में, और हमें पूछा गया है अब इस वेक्टर स्पेस का कोई सब स्पेस है। देखिए क्या है वो सब स्पेस, फॉर M बिलोंग्स टू Z TM ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ले रहे हैं हम। TM लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो किसी भी पॉलिनोमियल को क्या भेजता है, TF, which sends TF, TM sends F to Fx plus n। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू V। हमें पूछा है कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बताओ, हम इसको W कहते हैं, स्पान TM M बिलोंग्स टू Z। अब आपके पास कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जिससे आप सोचोगे इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी तरीका आप सोचोगे उससे ये सॉल्व हो सकेगा, लेकिन आप सोचोगे पहले कि हम इसका बेसिस फाइंड कर लें, हमें बेसिस मिल जाए, है ना, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन बेसिस ढूंढ के निकालना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई सेट है, ऐसा सेट है, बेसिस भी आपको बाद में पता चल जाएगा, कोई ऐसा सेट है जिसमें आप ये दिखा दें कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मैक्सिमल सेट का मतलब आप समझते होंगे, में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है मान लो, तो उसकी डायमेंशन n हो जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि T0 T1 T2 डॉट 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 Tn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले दिखाऊंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेट। उसके बाद दिखाऊंगा कि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। मैक्सिमल हो जाएगा तो फिर बेसिस हो जाएगा। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, बेसिस होता है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे T1 T0 T1 T2 के क्या वैल्यूज है यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो, हमें इसको लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना होगा। कंसीडर C1 T0 C2, sorry, let's write it C0, okay, C1 T1 C2 T2 डॉट 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 Cn Tn इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपको पता है एक नया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम है, ये 0 वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ से, T0 C1 T1 प्लस C2 T2 प्लस डॉट 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 Cn Tn F इक्वल टू 0 फॉर एवरी Fx। हाँ, पहले तो 0 फॉर एवरी F, ठीक है ना, फॉर एवरी F होना चाहिए, क्योंकि ये 0 ट्रांसफॉर्मेशन है तो हर किसी फंक्शन को क्या करेगा, 0 में मैप करेगा। और दूसरा ये भी देखें कि हर किसी F के लिए होल्ड हो रहा है तो हर किसी X के लिए भी होल्ड होना चाहिए ना। हर किसी F के लिए होल्ड होने का मतलब क्या है, Fx, तो हर किसी X के लिए ये ट्रू होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, नाउ अप्लाइंग, नाउ CT0 C1 T1 प्लस C2 T2 डॉट 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 Cn X Tn, इसमें पहले 1 रखो, ठीक है, या x की पावर, चलिए मैं ऐसे बताता हूँ आपको, 1 रखो इक्वल टू 0, फिर दूसरा रखो C0 T0 C1 T1 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर बेसिस होता है जो आपके लीनियर वेक्टर स्पेस का, कौन सा, PNR का बेसिस, हाँ, उसके हर किसी एलिमेंट में मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, फिर x 0, ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर इन दिस वे, ठीक है, लास्ट में फिर
C0 T0 C1 T1 डॉट 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 Cn Tn x की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ऐसे हम करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, वो देखिए, वो ये आएगा हमारे पास, कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी। C0 T0, हाँ T0 तो क्या हो जाएगा, जब T0 अप्लाई करेंगे 1 को कहाँ सेंड करेगा, बोलो 1 पे सेंड करेगा। कुछ इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, ये आप समझ पा रहे हैं ना, सब लिखा हुआ। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, जैसे किसी भी ऐप के लिए था ना, तो कोई भी 1 भी तो एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, ऐसे बारी बारी करके बेसिस के एलिमेंट रख दिए, किसके, PNR के। तो पहले वाले से हमारे पास ये आएगा Cn इज इक्वल टू 0। दूसरे वाले से हमारे पास क्या आएगा, T1 कहाँ सेंड करेगा, x को, T0 कहाँ सेंड करेगा, x को, x पे, T1 कहाँ सेंड करेगा, x को x प्लस 1 पे। ठीक, C2 T2 कहाँ सेंड करेगा, x प्लस 2 पे, डॉट 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 प्लस Cn कहाँ सेंड करेगा, x प्लस n पे, इक्वल टू 0। इस तरीके से अगला वाला भी मैं लिख देता हूं, C0 x स्क्वायर C0 x प्लस 1 स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। ठीक है, Cn x प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और लास्ट वाला क्या आएगा, C0 x की पावर n को कहाँ सेंड करेगा, T0 x टू दी पावर n पे, C1 x प्लस 1 की पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या आएगा, x प्लस n की पावर, ओ वाई, ओके ओके ओके, ठीक है। यहां तक आप समझ पाए हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, ये मुझे बता दो, तब आगे समझ सकेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, देखो इसको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं अगर मैट्रिक्स में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, C0 के कोएफिशिएंट 1 x x स्क्वायर डॉट 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 x की पावर n, दूसरा वाला आएगा हमारे पास C1 के कोएफिशिएंट 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। TFR के एग्जाम में बहुत टाइम होता है हाँ बच्चों, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट वाला क्या आएगा हमारे पास, 1 x प्लस 1 की पावर n, नो x प्लस 1, x प्लस 1 का, ओ व्हाट आई डिड दिस, x प्लस n का स्क्वायर डॉट 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 x प्लस n की पावर n। तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, n प्लस 1 है। ओके, चलो जितने क्रॉस जितने की भी है उससे क्या करना है, यहाँ देखो फिलहाल Cn n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1। अब मैं यहाँ से फिर लीनियर अलजेब्रा में चलते हैं, ये क्या बन गया आपका, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, यहाँ मैं ओ लिख देता हूँ, 0 0 बार बार लिखने का। तो अब क्या कहेंगे आप इसके बारे में, दिस इंप्लाइज, क्या सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे, बोलो हाँ। क्यों, ये मैट्रिक्स आपने देखी होगी, इसका डिटरमिनेंट भी आपको पता होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस मैट्रिक्स, याद नहीं, इसका नाम कुछ है, फेमस है। सब वेंडरमोंट मैट्रिक्स। ओके ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा केवल। ठीक है, तो जीरो सॉल्यूशन होगा तो C0 इक्वल टू C1 इक्वल टू डॉट 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 Cn इक्वल टू 0। सो तो पूजा ये क्या इंप्लाई करेगा, सारे Ci 0 आगे, linearly व्हाट डज दिस independent. इंप्लाई, ओके दिस इज linearly independent, T0 T1
dot 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 En are linearly independent set. ठीक है। अब इसको मैक्सिमल दिखाने के लिए पूरा पन्ना भर गया है कैलकुलेशन करते करते, मैं आपको आप आइडिया बता देता हूं कि कोई भी n से ज्यादा वेक्टर्स का इसमें कोई भी वेक्टर मिलाओ वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। उसका आने का कारण क्या होगा, देखो आप कैलकुलेशन करना, सेम कैलकुलेशंस करनी है आपको, ठीक है। x वही आप जैसे मान लीजिए इसमें आपने कोई भी वेक्टर मिलाया उसको tm नाम दे दीजिएगा, उसके बाद इसी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे जो मैट्रिक्स आ रही है वो मैट्रिक्स में का डिटर्मिनेंट क्या है, या डिटर्मिनेंट नहीं, आप ऐसा मतलब आपको कुछ मिलेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जो नंबर ऑफ अननोन्स होंगे ना आपके पास, उसमें से उस मैट्रिक्स का आप रैंक घटाएंगे n-r, तो आप पाएंगे कि ये एक या एक से ज्यादा आ रहा है, तो आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा होगा। होमोजेनियस सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे ना, आप ऐसा होमोजेनियस सिस्टम पाएंगे जिसके लिए आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो आप कह सकेंगे कि कोई भी वेक्टर अगर हम इसमें मिलाएं तो वो क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाता है। लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाता है, इसलिए ये क्या है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए फिर, ये कितने हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 1 एंड n+1 वेक्टर्स हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, n+1 होगी। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे ये कार्य कि कोई भी वेक्टर मिलाने से ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट मिल जा रहा है, तो कल मुझे बताएंगे, फिर मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या तो नहीं है फिर कुछ। अगला सॉल्यूशन करते हैं, ये भी लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम है। T be a linear transformation, क्वेश्चन नंबर 6 है, T be a linear transformation from the real vector space Rx क्या है आपका, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है रियल वेक्टर्स के स्पेस Rx से Rx में, गिवन बाई जो किसी भी फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के पास भेजता है, किसी भी पॉलिनोमियल को उसके डेरिवेटिव के पास भेजता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी। पहला बोल रहा है टी इज निलपोटेंट एंड द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी इज 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टी इज निलपोटेंट का मतलब हम जानते हैं कि टी की पावर n शुड बी 0 इफ टी इज निलपोटेंट then t to the power n should be 0 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि t to the power n किसी भी पॉलिनोमियल में अप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए। लेकिन अब ये t की पावर n, आप इसमें क्या करो, x की पावर n+1 वेक्टर लो, x की पावर n+1, तो आप पाएंगे कि इसका मतलब क्या होगा, d n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1, तो ये क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब हमने माना कि कोई n है जिसके लिए t टू द पावर n इक्वल टू 0 है, तो फिर हमने देखा कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास कि हम एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढ पा रहे हैं जिस पर वो 0 वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये निलपोटेंट नहीं हो सकता। और यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा होगा कि अगर ये वेक्टर स्पेस क्या होता, कोई फाइनाइट डिग्री का होता, तब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका निलपोटेंट होता है, ठीक है। अब अगली बात, t is nilpotent is wrong, the only eigenvalue of t is 0। ये हमसे पूछा गया है, the only eigenvalue of t is 0। मान लीजिए कोई t की आइगन वैल्यू है, ठीक है, f dash माइनस, ओके लेट मी टेल यू लाइक दिस, ओके। मान लीजिए कि कोई t की आइगन वैल्यू है, तो क्या होगा हमारे पास, लैम्डा t की आइगन वैल्यू है, तो tf इक्वल टू लैम्डा f, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा f dash इक्वल टू लैम्डा f, ठीक है। एफ डैश इक्वल टू लैम्डा एफ होना चाहिए ना, क्योंकि टी एफ तो एफ को एफ डैश पे सेंड करेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एफ डैश ओवर एफ इक्वल टू लैम्डा, फिर इसको सॉल्व करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा,
बताओ, f इक्वल टू, इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आता होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नहीं पता। c1 e की पावर lambda x, एम आई राइट और नॉट? यही होगा, ठीक है। तो बट ये पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल में है। हाँ देखो, अब यहां से ध्यान देखना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर एक्स व्हेन एवर c1 इज नॉट इक्वल टू 0। जब जब c1 नॉट 0 होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर आर एक्स में नहीं होगा। तो ये वेक्टर आर एक्स में नहीं होगा तो लेमडा उस केस में आइगन वैल्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप समझे ना मेरी बात? हमें नॉन जीरो आइगन वेक्टर ढूंढना होता है ना, कि एफ नॉन जीरो है, लैम्डा हमने कोई आइगन वैल्यू मान ली, तो ये एफ नॉन जीरो आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है। तो देखो, आप एफ को अगर नॉन जीरो लेते हैं, c1 को नॉन जीरो लेते हैं, तो ये आर एक्स में है ही नहीं, तो फिर ये आइगन वेक्टर नहीं बन पाएगा। तो नाउ इसका मतलब, नाउ देखो, टी उसने बोला है कि जीरो कोई केवल आइगन वैल्यू है, तो आप बता सकते हैं जीरो आइगन वैल्यू है या नहीं है इसकी? जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड में आइगन वेक्टर्स क्या हैं? हाँ, अगर जीरो आइगन वैल्यू होगी तो कांस्टेंट देखो वैल्यू। जीरो, हाँ शाबाश, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि एफ डैश इक्वल टू लेमडा एफ, अगर लेमडा इक्वल टू जीरो रख दो तो एफ डैश नॉन, लेमडा नॉन जीरो पे प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, ये लेमडा नॉन जीरो पे आइगन वेक्टर्स नहीं बन रहे हैं। अगर लेमडा नॉन जीरो है तो देखो, लेमडा नॉन जीरो है तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे लाएंगे, तो ये फिर लेमडा नॉन जीरो होने के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक, अगर लेमडा जीरो है तो उस केस को देखो, तो फिर यहां से क्या आ जाएगा, एफ इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन यहाँ है। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन इसके आइगन वेक्टर हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो जीरो इसकी केवल आइगन वैल्यू है। ये भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसमें किसी का कोई क्वेश्चन होगा, काफी सरल क्वेश्चन था, है तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अगले में चलते हैं। 7, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi open interval such that the linear map क्या दिया है, गिवन बाय द मैट्रिक्स, गिवन बाय द मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये ऐसा मैप है जो एक्स वाई को कहाँ सेंड करेगा, एक्स कॉमा वाई अगर आपका वेक्टर है तो ये उसको सेंड करेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये होता है ये लीनियर मैप गिवन बाय द मैट्रिक्स, हैज एन आइगन वेक्टर इन आर स्क्वायर। इसका आइगन वेक्टर आर स्क्वायर में होगा। आइगन वेक्टर जानने से पहले क्यों ना हम इसके आइगन वैल्यूज जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यूज निकालने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा स्क्वायर, इसका ट्रेस 2 cos थीटा लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट कितना है +1। यही है, सही लिखा है ना मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को स्टूडेंट्स? मिस्टेक नहीं है इसमें। अब लैम्डा इक्वल टू निकाल के आप मुझे बताइए क्या क्या आंसर आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करके जल्दी से आप अपने आप भी सॉल्व कीजिए।
तो ये इसके आइगन वेक्टर्स आ गए e की पावर आई थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, इसको लैम्डा 1 कहिए, इसको लैम्डा 2 कहिए। ठीक है, अब आइगन वेक्टर्स, इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स ये हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। अब इसका आइगन वेक्टर एक्स वाई मान लीजिए आप। ठीक है, एक्स वाई क्या होगा, e की पावर आई थीटा एक्स वाई होगा, है ना। अब आपको देखना है कि ये किन किन वैल्यूज के लिए, थीटा की किन किन वैल्यूज के लिए ये एक्स वाई की जो वैल्यूज हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएगा वो आर स्क्वायर में आएगा। देखो थीटा की दो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। दो वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू एक जीरो लीजिए और एक टू पाई, सॉरी एक पाई लीजिए। जीरो और टू पाई लेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है क्या बन जाएगी, 1 0 0 1। ठीक है, और e टू दी पावर आई थीटा जीरो लेने पे क्या आएगा, 1। ठीक, तो ये इस केस में आपके पास ये एक्स वाई भी रियल आएंगे, है ना। और ऐसे ही पाई के लिए भी ये मैट्रिक्स से रियल हो जाएगी, तो आपके पास रियल सॉल्यूशंस आएंगे। तो केवल दो ही वैल्यू हैं, जीरो और पाई, जिनके लिए आप रियल आइगन वेक्टर्स पाएंगे। और अब आप सोचना कि उसके अलावा कोई और वैल्यू है थीटा की, तो हम क्यों इसकी ये जो आइगन वेक्टर मिलेगा ये क्यों रियल नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर होगा सबको। पी, ओके, पी बी ए प्राइम, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है आपको 2 1 -1 0, viewed as a 2 cross 2 matrix with integer entries. What is the smallest positive integer n such that a to the power n is congruent to the 2 cross 2 identity matrix मॉड्यूलो पी। इसका मतलब आप समझे, आप पहले ए की पावर एन निकालिए और फिर उसके सभी एंट्रीज को रिड्यूस कीजिए मॉड्यूलो पी में और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले आप p इक्वल टू 2 ले लीजिए। p इक्वल 2 ले लिया आपने, तो a का स्क्वायर करें अगर, ठीक है, a का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर करेंगे 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 3 -2 2 -1, ये आया हमारे पास। अब इसको आप कन्ग्रुएंट टू 2 कंसीडर करें, सभी इसके एंट्रीज को क्या करें, मॉड्यूलो 2 में रिड्यूस करें, तो आपके पास क्या आएगा, 3 1 हो जाएगा और अगला वाला 0, ये 0, ये भी 1। ठीक है, तो इसका मतलब p इक्वल टू 2 के लिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखते हैं, जब हमने p इक्वल टू 2 लिया तो ये d वाला ऑप्शन कह रहा है कि 3 होनी चाहिए, ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि 1 होनी चाहिए, p माइनस 1 होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये बोल रहा है p स्क्वायर माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 3 होनी चाहिए बोल रहा है, जबकि आ रही है हमारे पास 2। ये भी आंसर रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये केवल करेक्ट है। ठीक है, सो यू ऑल हैव गॉट दिस। ओके, let p be a prime, what is the number of elements in the group। ये आपका क्वेश्चन ग्रुप है, बहुत फेमस ग्रुप है, इसको तो आपने पक्का पढ़ा होगा अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ी है। पूछा गया है कि जिनके पास एग्जैक्टली ऑर्डर p हो, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स होते क्या हैं इसके, कित मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप q by z दैट हैव ऑर्डर एग्जैक्टली p। तो वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n होता है इस ग्रुप में, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं ग्रुप की फुल डिटेल नहीं दूंगा यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n इन q by z, q modulo z is phi n। okay, so
5p p ऑर्डर के एलिमेंट 5p क्या होता है p-1, ये सही है। ओके 11 क्वेश्चन। कंसीडर द रियल पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। एक रियल रूट होगा, एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, दो पॉजिटिव रियल रूट होंगे, तीन पॉजिटिव रियल रूट होंगे और इनमें से कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। इनको इससे पहले ही हमने अभी रूट वाला क्वेश्चन एक सॉल्यूशन किया है ना, तो इसको भी क्या वैसे ही कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है इसको करने का? देखो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, बड़ा आसान। तो आप लोग सोच सकते हैं इसको, अगर कोई आप लोगों में से बताना चाहे तो वॉलंटियर है तो बता सकता है। कोई नहीं है वॉलंटियर, या अभी सोच रहे हो? चलो सोचो आराम से और बताओ किसी के दिमाग में कुछ आता है तो। कैसे करेंगे इसे? fx इक्वल टू x टू द पावर 11 माइनस x टू द पावर 7 x स्क्वायर माइनस 1। x टू द पावर 7 कॉमन लीजिए, x टू द पावर 4 माइनस 1। वैसे तो हमें इसको देखना है ये कब कब जीरो होगी ना, तो इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इसको फिर आगे सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 x की पावर 7 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज अ रूट। ठीक है, इफ fx का x इक्वल टू 1 तो एक रूट है, क्या एक से भी ज्यादा है? देखो इफ x इज नॉट इक्वल, अल्फा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है मान लीजिए, r पॉजिटिव एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, तो फिर देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है। और अगला वाला पॉजिटिव होने के कारण अल्फा की पावर 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, सिंस अल्फा इज पॉजिटिव। सो देयर इज ओनली वन पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? मेरे पास पॉजिटिव होगा तो अल्फा स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, अल्फा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, अल्फा की पावर 7 भी पॉजिटिव होगी, प्लस 1 करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। फिर 11 क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको कैसे करेंगे? हमें क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना ध्यान से इसको। हाँ, इसकी लैंग्वेज को क्या कहता है ये, कि आपको ऐसे फंक्शन डिफाइन करने हैं इस सेट से इस सेट में, such that for all distinct ij whenever the squares labeled I and j in the diagram, यानी कि ये स्क्वायर्स, ठीक है, ये जो स्क्वायर्स हैं आई इनकी बात कर रहा है, ठीक है, स्क्वायर्स के अंदर स्क्वायर्स हैं, इन द डायग्राम बिलो शेयर एन एज द स्क्वायर्स लेबल्ड एफ आई एंड एफ जे। फिर आप एफ आई ऐसे एक अलग स्क्वायर बनाएंगे, उसमें एफ आई एफ जे रखेंगे, वो भी क्या करने चाहिए, शेयर, हाँ शेयर एन एज, यानी कि इसका मतलब है उसकी जो इमेज से आएंगे ना, उसको दूसरा स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज इसी में है। तो अगर 1 की इमेज 2 के साथ और 4 के साथ शेयर कर रही है एज, तो फिर 2 और 4 की इमेज भी
1 की इमेज के साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए 1 कितने शेयर एच शेयर कर रहा है, एक 2 के साथ, एक 4 के साथ, तो 1 की इमेज भी कितने एच शेयर करनी चाहिए, 2 ही एच शेयर करनी चाहिए। तो 1 के पास पॉसिबिलिटीज क्या है, F1 है, कितनी चॉइस है देखो, एक 3 के पास जा सकता है ना, एक आपका, क्योंकि 3 2 एच शेयर कर रहा है ना, और 9 के पास जा सकता है, 9 भी 2 एच शेयर कर रहा है 1, और 7 के पास जा सकता है, 7 भी 2 एच शेयर कर रहा है, और 1 के पास ही रह सकता है, ठीक। अब अगली बात, इसका मतलब F1 हैज 4 चॉइसेस। अब F2 की बारी है, F2 के पास कितनी चॉइस है, F2 क्या जाना चाहिए, अगर आपका F1 1 है तो F2 1 के पास ही होना चाहिए ना, क्योंकि F2 की इमेज इससे S शेयर करेगी, तो या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। अगर F1 की इमेज 3 है तो फिर F2 की इमेज क्या होगी, इसके पास ही होगी, 2 या 6 होगी कुछ। तो बताओ 2 के पास कितनी चॉइस है, F2 है 2 चॉइसेस। अब और सब फिक्स हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 1 को आपने 9 के पास भेजा, ठीक, 2 को आपने 6 के पास भेजा, इसी तरीके से 4 भी 9 के पास ही होना चाहिए, 4 8 के पास आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बाकी के बचे हैं, आपने 1 2 और 4 की इमेज इनके पास भेज दी, अब जो बाकी के बचे हैं वो सब अपने पास ही जाने चाहिए, मतलब वो फिक्स हो जाएंगे। F3 की इमेज 3 होनी चाहिए, F5 की इमेज F5 होनी चाहिए, इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे, आप वो चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी केवल, सो वी हैव टोटल फंक्शंस 4 into 2 equal to 8, ठीक है। ये आप घर में देखेंगे ऐसे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ फिक्स है, मान लेना कि हमने F1 को 9 पर भेजा, और फिर F2 को 6 पर भेजा, फिर F4 को हमने 8 पर भेजा, फिर उसके बाद देखिएगा क्या हम F5 को कहीं और भी भेज सकते हैं, F3 को क्या 3 के अलावा कहीं और भी भेज सकते हैं, अगर और भेजेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। F3 को आपको 3 के पास ही भेजना पड़ेगा, ठीक, वो काम आप करेंगे तो ये क्लियर होगा। आगे बढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। Let m be the number of positive integers n such that, अब देखिए n है, ऐसे नंबर्स का m be the number of positive integers n को आपको क्या लेना है, 1 से 22 के बीच में लेना है, such that n has odd number of divisors। अब सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई n आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के में एक्सप्रेस करते हैं आप ऐसे, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 डॉट 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 pr की पावर kr, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स जो इसके होते हैं वो होता है k1 + 1, k2 + 1, ये आपको पता होगा, kr + 1, ये होते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्या होना चाहिए, उसने बोला ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए, ठीक है। इसके ऑड होने के लिए आप बता सकते हैं कि k1 k2 kr क्या होने चाहिए, Even. ओके, सो हाँ बोलो, इवन होने चाहिए, इम्प्लाइज, किसी को नहीं आई बात समझ में, क्यों इवन होने चाहिए, ऑड होंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक के आई ऑड हुआ, मान लीजिए k1 ऑड हो गया, तो ये k1 + 1 इवन हो जाएगा ना, अगर ये इवन हो जाएगा तो पूरी क्वांटिटी इवन। ऐसे कोई भी इनमें k1 k2 kr में कोई भी
ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ऑड हो जाने से ये इवन हो जाएगा, इसलिए सभी इवन होने चाहिए K1, ठीक है। K1 K2 डॉट 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 KR मस्ट बी इवन। अगर ये इवन होना चाहिए तो दिस इंप्लाइज, अब देखो ये सारी पावर्स, P1 की भी पावर इवन है, P2 की पावर इवन है, PR की भी पावर इवन है, इसमें रूट लगाएंगे तो सब बाहर आ सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि N इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, मान लीजिए 1 2 डॉट 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 2022, यहाँ तक कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं आपको देखना है, वो आप देख सकते हैं 44 का स्क्वायर करके, तो आप पाएंगे कि 45 का स्क्वायर करेंगे तो वो इससे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो केवल 44 नंबर से हैं जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर हैं 1 से लेकर 2022 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? लेट S बी द सेट ऑफ non-negative continuous functions f on closed interval 0 1 satisfying this integral, and this integral, all three integrals are equal to 1, then the cardinality of S हमसे पूछा गया है। ये cardinality of S क्या हो सकती है? एम्प्टी भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल सेट भी हो सकती है। मान लीजिए कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है, कोई F S में है ऐसा मान लें जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर को, तो रीमान इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस, सॉरी इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस हैं इसमें रीमान इंटीग्रल का एक थ्योरम यूज होता है, इसको जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो पिछले वर्षों में TFR के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने उस ट्रिक को यूज किया होगा जिसको मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो थ्योरम क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। F कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 0 1 में डिफाइन किया गया है, और आवश्यक नहीं है क्लोज इंटरवल 0 1 में डिफाइन हो, तो किसी भी क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन हो सकता है, और F एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। यदि आपके पास इंटीग्रल ऑफ fx ओवर लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 fx dx 0 है, तो आप पाएंगे कि fx भी 0 होगा। Start the solutions. So from above we can write sin square x plus cos square x minus 2 times sin x cos x into fx dx is equal to 0। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है छोटी सी कैलकुलेशंस है वो आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए देखिए, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा। यू कैन वेरीफाई दैट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर इंटू fx dx इक्वल टू 0। अब देखिए आपका जो ये फंक्शन है नॉन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस फंक्शन f को भी नॉन नेगेटिव बोला गया है, और ये तो स्क्वायर है तो ये नॉन नेगेटिव ही होगा, और इसका इंटीग्रल 0 है, और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, sin x इंटू cos x स्क्वायर into fx equal to 0 for every x belongs to close interval 0। ये हमारे पास होगा, लेकिन ध्यान रहे कि इसके 0 होने के लिए पॉइंट वाइज आप इसको समझिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो या तो कभी ये 0 होगा, ये कभी ये 0 होगा, है ना, लेकिन ये कभी 0 नहीं होता x इक्वल टू पाई बाई छोड़कर, पाई बाई 4 को छोड़कर इस इंटरवल में, ठीक है। पाई बाई 4 पर हो सकता है ये नॉन पाई बाई 4 पे ये 0 होता है, लेकिन और जगह sin x और cos x इक्वल नहीं होते क्लोज इंटरवल 0 1 में, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि fx शुड बी 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1 में से आप पाई बाई 4 को हटाइए, लेकिन पाई बाई 4 पर भी f को 0 होना चाहिए, क्योंकि f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन या तो उसकी रेंज क्या होती है, कनेक्टेड सेट होती है, सॉरी सिंगलटन सेट होती है, या फिर कोई इंटरवल होती है जो क्लोज इंटरवल 0 1 में डिफाइन होता है। तो केवल कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन 0 और 4 को नहीं ले सकता है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बाई कंटिन्यूटी ऑफ f
by continuity of f we have f pi by 4 is also equal to 0. क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका क्लोज इंटरवल 0, ये 1 है, यहाँ आपका कहीं पाई बाई 4 है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, पाई बाई 4 को अप्रोच करेंगे, या मैं आपसे कहूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पाई बाई 4 के अलावा हर जगह 0 है ना, इसलिए तो हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1. देन ये जो गिवन कंडीशन है इसको मैं 1 बोल देता हूं, या 1 बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये बोलूंगा बट गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. देखिए जो आपको गिवन कंडीशन दी गई है इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि 0 हो ही नहीं सकता है. अगर f 0 हो जाता है आपका तो ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, फिर ये तो 1 के इक्वल है. इसका मतलब मैंने ये माना कि s में कोई एलिमेंट f है वो ठीक नहीं है. ठीक है, इसका मतलब मैंने जो माना कि f में कोई एलिमेंट s में कोई एलिमेंट f है वो ठीक नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट s में नहीं है, इसलिए s क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए. लास्ट ऑप्शन सही है. अब करते हैं अगली बात. पूजा, इसका सॉल्यूशन तुम बताओगे? ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, पता है तुम्हें इसका कारण? यस, क्यों? वो क्लास में अपने मतलब गलत क्वेश्चन, हाँ, फिर वो वाला है वो इसलिए। ये क्वेश्चन हमने कराया था ना क्लास में. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो देखो an इक्वल टू f 1 बाई n f 2 बाई n डॉट 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 f n बाई n. पहले इसको ऐसे सॉल्व करें. ये है, अगर आपने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रीमान इंटीग्रेशन में इस टाइप की लिमिट्स को आप सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आइडिया कैसे आएगा आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. रीमान इंटीग्रेशन आपने पहले किया होगा तो आपको पहले से पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं. तो ये इसकी पावर 1 बाई एन हमें दी गई है. अब हम इसमें पहले लॉग लेते हैं. लॉग 1 बाई एन इक्वल टू 1 बाई एन लॉग f1 बाई n. अंदर समीशन आ जाएगा, हम उसको समीशन लिख देता हूँ डायरेक्ट. समीशन I goes to 1 to n f r goes to 1 to n f r by n. ओ सॉरी, लॉग अंदर होगा, इसको ऐसे लिखेंगे. समीशन r goes to 1 to n log f 1 by n. ठीक है, क्लियर होगा. अब आप इसकी लिमिट लीजिए. लिमिट log n tending to infinity an will be log, ओ सॉरी, ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. और ये मैंने लिमिट अंदर क्यों लिखा है आपको पता होगा ना, क्योंकि लॉग के साथ हम लिमिट अंदर ले सकते हैं. 1 बाई एन समीशन r इक्वल टू 1 टू r गोज टू 1 टू n log r बाई n. ठीक है, तो रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन log x, ओ माय गॉड, log fx. ठीक है, मैं x लिख रहा हूँ फिर गलत हो जाएगा. 0 टू 1. ठीक, अब fx की वैल्यू रख देते हैं 0 टू 1 log fx की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन x dx. 0 टू 1 और
आपकी जो लिमिट आएगी ओवरऑल, मैं वो लिख देता हूँ, वो आएगी e टू दी पावर दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, वो जो वहां का लॉग है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, ये आपकी लिमिट आ रही है। अब देखो, इसको सॉल्व करने मत लग जाना वहां एग्जाम में, क्योंकि आपसे सॉल्व करने को पूछा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है और इस लिमिट के बारे में पूछा है, इस सीक्वेंस के, बोला है कि ये 0 पे कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी पे, या इसकी लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, नन ऑफ द अदर ऑप्शंस, ठीक है। अब ये पहली तो बात कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, ये आपको मैं बता दूं, इंटीग्रल एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स, और ये लॉग, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस है, अंदर का फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा, इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा तो e की पावर एनीथिंग इज पॉजिटिव, राइट, so it is this limit exists and is positive, this, इसका मतलब C करेक्ट होना चाहिए। आगे आपका कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी फंक्शन u r विच इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल ऑन r, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमें बताना है कि u डैश नॉन नेगेटिव है, u अटेन्स अ मिनिमम एट सम x बिलोंग्स टू r, u डैश इज नॉन इंक्रीजिंग, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग, यू डैश इज नॉन इंक्रीजिंग। अब ये इसको काउंटर लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सही कैसे करेंगे। देखिए, यू आई आपको क्या दिया है, यू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एक्स, यू डैश एक्स वाई माइनस एक्स, ये आपको दिया गया है, और आप पुट y और x को इंटरचेंज कीजिए, क्योंकि ये फॉर ऑल x y ट्रू है ना, तो y और x को इंटरचेंज करने पर आपके पास जो दूसरा इक्वेशन आएगा, इनइक्वालिटी आएगी, वो ये आएगी, ये यहाँ ui हो जाएगा, यहाँ ux हो जाएगा, और ये u डैश y होगा, y माइनस, सॉरी ये होगा x माइनस y, और y मान लीजिए x से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे आप, और यहाँ x आ जाएगा, ठीक है, जब हम x और y का रोल इंटरचेंज कर रहे होंगे, और यहाँ पे ui आ जाएगा, x की जगह मैंने y पुट कर दिया हर जगह, दोनों को ऐड करेंगे तो आप ui प्लस ux, एंड दूसरी साइड पे भी ui प्लस ux प्लस u डैश x माइनस u डैश y, y माइनस x, ये आएगा। फिर आगे क्या होगा मेरे पास, u डैश x, u डैश y इंटू वाई माइनस एक्स। मैंने आपसे बोला कि y क्या है, x से बड़ा है, तो आप यहाँ देखें, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, u, ओ सॉरी, अगर ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव होने के लिए ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो मैं लिख सकता हूँ u डैश एक्स माइनस यू वाई इज लेस देन एन इक्वल टू 0, और उसको फिर इधर उधर करके मेरे पास ये आएगा। तो क्या आ गया इसका मतलब, जब जब y x से बड़ा है तो u डैश y भी u डैश x से बड़ा है, तो इट मींस u डैश इज इंक्रीजिंग, सो नो, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, हमें इस इंटीग्रल की लिमिट निकालनी है। इस इंटीग्रल की लिमिट निकालने के लिए आप नोट करें, देखें कि ये जो फंक्शन है किसी भी n के लिए इससे बाउंडेड है, यानी कि इससे बड़ा है n ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू n 100 टाइम्स x प्लस 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और 100 की जगह और भी छोटे कांस्टेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में। आप देखिए, तो हम अगर इंटीग्रल लेंगे तो
मैं इसको आई एन बोल दे रहा हूँ, तो मेरे पास ये होगा, और ये होने के बाद मैंने इसको आगे सॉल्व किया है। सिर्फ आगे सॉल्व करने के बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा tan इनवर्स एन एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 1, ठीक है। और आई एन का मतलब मेरा ये वाला इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये आई एन को मैंने ये वाला इंटीग्रल ही माना है, आप ऐसा समझे। अब आगे और इस तरफ वाले इंटीग्रल का सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया है ऐसे सॉल्व करके। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि 1 0 लिमिट्स वगैरह रखने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ ऐसे आता है, tan इनवर्स n से बड़ा होगा आई एन लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स n, और ये 15 टाइम्स log 1 प्लस n स्क्वायर ओवर 10, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट स्क्वीज थ्योरम का यूज इसमें कर सकते हैं। देखो इधर लिमिट लो, सारी लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आई एन लेस देन इक्वल टू लिमिट इन दिस फंक्शन, ओके। सो ये वाली तो π/2 आएगी जैसे ही n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, एंड दूसरा ये वाली हमें चाहिए बीच वाली जो है, और इस तरफ वाली भी π/2 आएगी क्योंकि ये वाली लिमिट 0 है। तो बाई स्क्वीज लेम्मा आप ये कह सकते हैं कि ये लिमिट भी क्या होगी, π/2 होगी, इसलिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से हुआ, ठीक है। बीच में कोई कांस्टेंट की कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक्स होंगी तो वो आप देख लीजिएगा। देखें, लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स सच दैट लिमिट ऑफ xn इज x, हमें ये दिया गया है लिमिट ऑफ xn इज x। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपको अगर ये थ्योरम मालूम होगा, सीजारोस थ्योरम। सीजारोस थ्योरम क्या है, मान लीजिए कि लिमिट ए एन इक्वल टू ए है, लिमिट बी एन इक्वल टू बी है, ए एन बी एन दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस हैं, तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 b1 a2 b2 डॉट 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 an bn ओवर n, इसकी लिमिट होती है ए बी। ये सीजारोस थ्योरम है, ठीक है। आप जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो। जब आप कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ते हैं, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पढ़ते हैं, तो फिर तीसरा आप ये पढ़ते हैं। देखिए इसके हिसाब से अगर आप देखें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी zn जो आपको सीक्वेंस दी है, ये क्या है, x1 1 प्लस x बाई n की पावर n, x2 1 प्लस x माइनस n माइनस 1 की पावर, ओ सॉरी मैं इसको गलत लिख रहा हूँ, बल्कि ये यहाँ बी एन आएगा, ठीक है। ए एन बी वन, ए वन बी एन, ए टू बी एन माइनस वन, ऐसे होता है। ये लास्ट में आएगा ए एन बी वन की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 एक्स एन। आप ऊपर वाले को देखें और इसको देखें तो आप पाएंगे कि ए एन की जगह आपके पास क्या है, एक्स एन है, और बी एन की जगह आपके पास सीक्वेंस क्या है, 1/1 प्लस एक्स की पावर n बाई n, और इन दोनों का लिमिट आपको पता होगा, इसलिए लिमिट जेड एन क्या होगी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन की लिमिट जो कि x है, और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, e टू द पावर x। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, हाँ ये चलिए। So what is the number of real solution of the equation e to the power sin x equal to pi? अगर आप इसको सॉल्व करो तो sin x इक्वल टू log pi। अब दोनों का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। sin x का ग्राफ आपको पता है ऐसे, 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 राइट।
चलेगा sin x का ग्राफ, ऐसे, लेकिन log पाई ये होगी y इक्वल टू 1 लाइन। ओके, ये जो मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूं, आपको पता है log पाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। log पाई इज ग्रेटर देन 1। log पाई यहां से होगा, ठीक, तो ये कभी कट नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि log 3.4 ये आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, आप देखेंगे नेवर इंटरसेक्ट, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।